Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. As you all know that we are presenting you video lecture series of many subjects, and this is second video of the video lecture series of the subject Reading Indian Fiction in English. Subject is very important and unit first video has already been updated. So if you haven't watched any videos, you can go watch them. ठीक है. And if you are from DU Seoul regular, NCWEB or any other university that has this subject in the syllabus, then these video series are very important for you. We will discuss each chapter in detail and in simple language, but only through the exam point of view. Means the whatever content you are going to study here is solely based on your exam related questions. What may come and what has come over the years is everything we are going to explain here. Without wasting any time, let us start it. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकंड बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ. ठीक है. सबसे पहले ये आप लोगों का जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आनंद मठ जो है ये एक फेमस बंगाली नोवेल है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने खुद लिखा था 1882 के अंदर. ठीक है. ये इंडियन लिटरेचर का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है और इसको सबसे ज़्यादा स्पेशली रिकग्नाइज इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि वंदे मातरम जो हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वो भी इसी लिटरेचर टेक्स्ट से आया था. ओके, सो लेट अस गो टू द यूनिट सेकंड. हाँ जी, तो जनरल इंट्रोडक्शन इसकी यही है. आनंद मठ 1882 के अंदर इसको पब्लिश किया गया. ठीक है. ये नोवेल जो है बंगाल फेमाइन के टाइम की है. बंगाल फेमाइन का टाइम मतलब जब बंगाल जो है वो सफ़र कर रहा था ब्रिटिश रूल के अंडर. ठीक है. जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है सन्यासीज़ के रिबेलियन पर. ठीक है. जहाँ पर जो पंडित थे, जो मोंक थे, वो फाइट कर रहे थे मिल के अगेंस्ट ब्रिटिश टैक्स ऑफिशियल्स. ब्रिटिश टैक्स ऑफिशियल्स के ऊपर उन्होंने जो है अपना हक जताने के लिए उन्होंने लड़ाई की और इसी के ऊपर आनंद मठ जो है वो रिलेटेड है. ठीक है. वंदे मातरम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके अंदर ये इसीलिए भी ये लिटरेचर वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन और इमेजिनेशन सब को क्रिएट करके इसने एक विजन दिया है इंडिया को. ठीक है. आनंद मठ जो है ये स्टोरी जो है ये 18th सेंचुरी की है. 18th सेंचुरी की ये स्टोरी है जब बंगाल फेमाइन 1770s के अंदर हुआ था, जब बंगाल के लोग जो है वो सफ़र कर रहे थे भूख से, प्यास से और ब्रिटिशर्स के दबाव से. ठीक है. तो इस नोवेल के अंदर हम एक डिटेल स्टोरी पढ़ने वाले हैं. अब स्टोरी को हम ज़्यादा डिटेल के अंदर तो नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. मैं आपको ओवरऑल स्टोरी का एक आइडिया दे देती हूँ, समरी दे देती हूँ, जिससे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे. ठीक है. तो ये जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नोवेल हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, वो एक डिप्टी मजिस्ट्रेट के अंदर, जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश रूल के अंदर. ठीक है. और वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे हमारे इंडियन कल्चर को लेकर क्योंकि उन्हें पता था कि धीरे धीरे ये ब्रिटिशर्स हमारे कल्चर को ख़राब करना चाहते हैं, हमारे कल्चर को मिटाना चाहते हैं. उनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं. ठीक है. जैसे राजमोहन्स वाइफ, कपल कुंडला, मृणालिनी, देवी चौधुरानी, सीताराम एंड आनंद मठ, ऐसे इनके बहुत सारे काम हैं. और वो चाहते थे कि ये जो लिटरेचर वर्क जो बना रहे हैं उस काम से वो नेशनल कॉन्शियसनेस को जगा सके. अब ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि उस टाइम पर सिनेमा नहीं होता था. सिनेमा काफ़ी ज़्यादा बाद में आया है. तो लोगों का एंटरटेनमेंट का साधन पोएम्स और ये ऐसी स्टोरीज़ ही होती थी. ठीक है. तो उस टाइम के जब भी आप अपने पोएट्स को देखेंगे, आप अपने यूरोपियन पोएट्स को देख सकते हैं, आप अपने इंडियन पोएट्स को देख सकते हैं, तो उनकी जो भी पोएम्स और बुक्स होती थी वो सभी रिवॉल्व करती थी अपनी सराउंडिंग के आसपास. कि भाई जो भी पोएट, मान लो कि अगर कोई पोएट लंदन के अंदर है 1770s के अंदर और वहाँ पे वॉर हो रहा है, तो वो पोएट जो है वो वॉर के लिए पोएम लिखता है. ठीक है. आपने बहुत सारी पोएम्स ऐसी पढ़ी भी होंगी. तो उस टाइम पर
ये एक ज़रिया था लोगों को एंटरटेन करने का भी, और उनको कॉन्शियसली बताने का भी कि कहाँ पर क्या चल रहा है और उनको क्या करना चाहिए इस चीज़ से बचने के लिए। ठीक है, तो अब आनंद मठ से शुरुआत करते हैं। देखो, एक लैंडलॉर्ड होता है महेंद्र, वो अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा धन है, लेकिन धन का करे क्या? क्या आप धन को खा सकते हैं? क्या आप पैसे को खा सकते हैं? नहीं, आप अनाज खा सकते हैं। और अब उस टाइम पे क्या हो रहा है कि ये जिस गांव में रहते थे वहाँ पर अनाज हो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लोग भूख से मर रहे हैं, उनकी बहुत बुरी हालत ख़राब है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं। और अब ऐसा इसीलिए भी हुआ क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल आया और उन्होंने टैक्सेशन लगाना शुरू कर दिया। अब एक तो ज़मींदार का वैसे ही गेहूँ नहीं उग रहे हैं, अनाज नहीं उग रहा है, ऊपर से ब्रिटिशर्स आके कह रहे हैं कि हमें टैक्स दो। अब कुछ उग भी नहीं रहा और उनको टैक्स भी देना है और फिर कुछ खाने को भी नहीं है, तो या तो लोग मर रहे थे या फिर ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके थे। तो उस टाइम पे महेंद्र ने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी बीवी एंड अपनी एक बच्ची जो कि 6 से 7 महीने की है, उनके साथ उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ से निकल जाएगा। तो कल्याणी और महेंद्र जो है वो अपनी जर्नी पर निकल पड़े। अब रास्ते में उन्होंने बिल्कुल सन्नाटा देखा, कोई है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं दिख रहा, चारों तरफ से कोई नहीं दिख रहा। और अचानक से जो कल्याणी है, महेंद्र है, उनकी बच्ची जो है वो रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। अभी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई तो उनको रुकना पड़ा। अब महेंद्र कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं कुछ खाने पीने का अरेंज करता हूँ ताकि बच्चे को जो है खिलाया जा सके कुछ। अब महेंद्र वहाँ से चला जाता है कि पीछे से जब कल्याणी और अपनी बच्ची जब बैठे होते हैं, पीछे से गुंडे आ जाते हैं। ठीक है, वो गुंडे जो है कल्याणी को किडनैप कर लेते हैं उसकी बच्ची के साथ। और फिर महेंद्र जैसे ही वो वापस आता है और देखता है कि उसके जो बीवी और बच्ची है वो गायब हो गई। ठीक है, तो जैसे महेंद्र फिर जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के ढूंढने लगता है कि उसकी बीवी कहाँ चली गई और मतलब कि उसके साथ क्या हुआ। तो वैसे ढूंढने निकल पड़ा। इतने में ही कल्याणी, जिसको किडनैप करके लेके गए थे कुछ गुंडे, उनकी जो है वो आपस में लड़ाई हो गई। ठीक है, जहाँ पर भी रुकना था उनको, वहाँ पर उनकी लड़ाई हो गई किसी चीज़ को लेकर। अब यहीं पर कल्याणी ने मौका देखा और कल्याणी जो है अपनी बेबी के साथ वो भाग गई, वो उन गुंडों से बच के भाग गई। अब इतने में ही जैसे ही महेंद्र जो है अपने आसपास में कल्याणी और अपनी बच्ची को ढूंढ रहा है, इतने में ही ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। और ब्रिटिशर्स को जो है ये महेंद्र बिल्कुल ऐसे लगता है कि प्रोटेस्टर्स की तरह, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ एंड टैक्सेशन के ख़िलाफ़। तो उनको लगा कि ये महेंद्र जो है एक रिबेलियन है और उन्होंने महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही कल्याणी भागती भागती इधर उधर जो है कहीं पर शेल्टर ढूंढने की जगह जो है सोच रही है, तब वो मिलती है सत्यानंद से। अब सत्यानंद कौन है? सत्यानंद जो है वो एक सन्यासी रिबेल है। ठीक है, वो सन्यासीज के अंदर आता है, वो मोंक है जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ है। ठीक है, तो अब सत्यानंद जो है उसको कल्याणी को मिला और कल्याणी ने अपनी स्टोरी बताई कि भाई हम ऐसे ऐसे आ रहे थे, मुझे किडनैप वगैरह किया गया। तो सत्यानंद ने उसको प्रॉमिस किया कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करेंगे एंड हम आपके हस्बैंड को ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कल्याणी को शेल्टर दिया। और वैसे ही सत्यानंद के पास एक न्यूज़ आती है दैट किसी पर्सन को जो है ब्रिटिशर्स ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। तो वहाँ से उन्हें पता चला कि जिसे गिरफ्तार किया गया है वो तो महेंद्र है, कल्याणी का हस्बैंड है। तो उन्होंने फिर वहाँ पर जाकर उसको छुटवाया। ठीक है, छुटवाया। तो जैसे ही महेंद्र वापस आया और जो है महेंद्र ने देखा कि भाई जो सन्यासी है उन्होंने उसकी वाइफ को बचाया है, तो फिर महेंद्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता है। ठीक है, तो अब जब जैसे जैसे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं सन्यासी महेंद्र कल्याणी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो महेंद्र है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे उसको पता लगता है कि क्या कंडीशन है, आगे क्या क्या हो सकता है, उस टाइम पे महेंद्र बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो मॉन्क्स के साथ मिल के इंडिया के लिए लड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि अगर आपको सन्यासी ग्रुप के अंदर एंट्री चाहिए तो आपको जो है संन्यास लेना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, जो है महेंद्र को अपनी बीवी बच्चे
त्यागने पड़ेंगे। लेकिन महेंद्र जो है वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। तो अब वो करना तो चाहता है लेकिन वो नहीं कर सकता है, क्योंकि महेंद्र अपनी बीवी और बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ सकता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है, ठीक है। तो अब जैसे ही कल्याणी को ये बात पता लगती है कि उसकी वजह से उसका पति जो चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, तो कल्याणी को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है। तो जैसे वो रात को ट्रैवल कर रहे होते हैं और रात को रेस्ट करने के लिए कहीं पे रुकते हैं, तो कल्याणी ना हमेशा अपने पास एक पाउच रखती थी पॉइज़न का, कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए जहाँ पर उनके पास कोई रास्ता ना बचे, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो जहर खाकर अपनी जान दे दे। तो कल्याणी ने क्या किया, वो उस जहर को रख दिया और बच्ची ने, जैसे 6-7 महीने का बच्चा है वो क्रॉलिंग तो कर रहा ही होता है, तो उस बच्चे ने उस जहर को खा लिया। एंड फिर जब बच्चा मर गया तो कल्याणी ने भी उस जहर को खाकर अपनी जान दे दी। अब जैसे ही महेंद्र आता है और वो दिखता है कि दोनों मर गए हैं, और महेंद्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। और जैसे ये सिनेरियो चलता है कि पीछे से ब्रिटिशर्स आके हमला बोल देते हैं उनके ग्रुप पर, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को कहीं से पता लगा कि यहाँ पे कुछ लोग जो है रिबेलियन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सबको गिरफ्तार करने का डिसाइड कर लिया। अब वहाँ पर जो महेंद्र है वो अपनी वाइफ और बच्ची की डेड बॉडी देख रहा है और वो रो रहा है, वो बेग कर रहा है पुलिस वालों से कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अपनी वाइफ को और बीवी को एंड बच्चे को मैं उनका अंतिम संस्कार कर दूं, फिर आप मेरे साथ जो करना चाहे कर लेना। बट ब्रिटिशर्स ने उसकी बात नहीं सुनी, वो कितना भी प्लीड करे वो उसको घसीट के ले गए और कल्याणी और बच्ची की जो बॉडी है उसको वहीं छोड़ दिया। अब जैसे ये सीन चल रहा होता है कि महेंद्र तो यहाँ से चला गया, महेंद्र को यहाँ से जाना पड़ा, एंड यहाँ पे 2 बॉडीज़ पड़ी हैं किसी पेड़ के पास, ठीक है। ये ऐसे कोई पेड़ है और यहाँ पर बॉडीज़ पड़ी है। अब यहाँ पर 2 लोग आते हैं, 2 लोगों की एंट्री होती है, ठीक है। अब जैसे ही एक पहला पर्सन आता है और वो सबसे पहले ये देखता है दैट कि यहाँ पर पेड़ के पास एक बच्ची जो है 6-7 महीने की, वो बैठी बैठी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है, भूख के मारे वो बहुत बुरी तरह से रो रही है, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो महेंद्र की बच्ची थी उसकी डेथ नहीं हुई थी, वो ज़िंदा थी। एंड जो पर्सन वहाँ पर आया था वो जीवानंद था। जीवानंद कौन है? जीवानंद जो है वो सन्यासी है, एक सन्यासीज़ के ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जैसे ही जीवानंद ने देखा कि बच्ची रो रही है, उसने उसे जो है उठाया, और जीवानंद की एक सिस्टर थी जिसका कोई बच्चा नहीं था, एंड वो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब चाहती थी कि उसका कोई बच्चा हो। तो जीवानंद ने क्या किया, उस बच्ची को ले जाके अपनी बहन को दे दिया कि तुम इसका ख्याल रखो, इसका अब कोई नहीं है, ठीक है। अब जीवानंद तो चला गया। अब दूसरी बार एक पर्सन आता है जो कि एक उस टाइम का डॉक्टर होता है, ठीक है। जैसे ही वो एक डेड बॉडी देखता है तो वो वहाँ पर जाकर देखता है कि भी इसकी नर्व्स चेक करता है कि चल रही है कि नहीं, और बहुत ज़्यादा फेंटली, कल्याणी जो है अब मरी नहीं है, कल्याणी बहुत ही फेंटली जिंदा है। उसने जल्दी से उसकी बॉडी को पिकअप किया, जड़ी बूटियाँ कुछ खिलाई, और वहाँ से कल्याणी ठीक हो गई। अब महेंद्र को ये सब नहीं पता है, महेंद्र को लगता है कि उसकी वाइफ और बच्ची मर गए हैं। अब महेंद्र काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस है, अब वो इमोशनली नहीं, अब वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस है और वो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल मारना चाहता है, ठीक है। तो जेल में बैठ के वो डिसाइड करता है कि अब मैं इन ब्रिटिशर्स को नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही जो सन्यासीज़ हैं वो उसको बाहर निकलवाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी था, तो ब्रिटिशर्स को उन्हें निकालना पड़ा, और वहाँ से महेंद्र जो है वो सन्यासीज़ के साथ मिल गया। अब क्योंकि बीवी और बच्चे तो रहे नहीं उसके हिसाब से, तो उसने जो सन्यासी का जो भी रूल है वो एक्सेप्ट किया और वो सन्यासी के ग्रुप में हो गया। अब सत्यानंद जो वहाँ का लीडर था, उसे पता था कि महेंद्र काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता है, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ है इसके पास। तो सत्यानंद ने कहा कि महेंद्र से कि तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हारे पास कुछ डीलर्स भेजता हूँ, वहाँ से तुम वेपन बनवाना स्टार्ट करो, हमें वॉर की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो महेंद्र जो है वो अपने घर चला जाता है, ठीक है। वहाँ पर वो लोग प्रिपेयर करते हैं, और एक दिन, काफ़ी टाइम बाद एक दिन क्या होता है कि जितने भी सन्यासीज़ हैं वो एक जगह पर बैठे होते हैं, वो अपने अड्डे पर बैठे होते हैं, और क्योंकि
वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, तो लोग जो है वो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और उनका जो जगह है वो किसी को नहीं पता। लाइक ब्रिटिशर्स को नहीं पता कि सन्यासीज का ग्रुप कहाँ मिलेगा, अगर उन्हें पता होता तो वो उन्हें मार देते। तो किसी ने लीक कर दी ये इन्फॉर्मेशन कि सन्यासीज आज कहाँ स्टे कर रहे हैं, और ये जो बात है वो ब्रिटिशर्स तक पहुंच गई और उन्होंने रात को ही उन्होंने प्लान किया कि हम इन सन्यासीज को आज ही मार देंगे। सन्यासी थोड़े थे, पुलिस ऑफिसर्स ज़्यादा थे, लेकिन एक एक सन्यासी काफ़ी ज़्यादा भारी था, लेकिन फिर भी सन्यासी की संख्या कम पड़ रही थी। ठीक है, अब जैसे लड़ाई चल रही है और फिर इतने में ही महेंद्र के पास ये मतलब पहले ही चला जाता है इन्फॉर्मेशन कि आज जो है लड़ाई होने वाली है, ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया है सन्यासीज पर। तो महेंद्र भी अपनी सेना लेके पहुंच जाता है। ठीक है, अब चल रहा है पूरा युद्ध कि जो वो है कि अब पूरी लड़ाई चल रही है और अल्टीमेटली जो सन्यासीज हैं वो जीत जाते हैं, महेंद्र जो है वो भी जीत जाता है। जीत तो जाते हैं लेकिन इनकी पॉपुलेशन बहुत कम बचती है, बहुत ही कम लोग जिंदा रह पाते हैं, बाकी सन्यासीज जो है वो मर जाते हैं। अब ये सब होने के बाद जब पूरा ख़त्म हो गया, जब उन्हें पता है वो जीत गए, महेंद्र को पता लगता है कि उसकी बीवी और उसकी बच्ची जिंदा है। जैसे ही महेंद्र को ये पता लगता है वो अपनी बीवी के साथ रीयूनाइट होता है। ठीक है, और वहाँ से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। अब जो हमारी ये नोवेल थी इसके अंदर जो है तीन टाइप के थ्री फॉर्म्स ऑफ इंडिया दिखाया गया है। इंडिया की 3 फॉर्म्स दिखाई गई है। फर्स्ट वन इज़ डार्क एंड सफरिंग। जब इंडिया फॉरेन रूल के अंदर था तो एक डार्क एंड सफरिंग पीरियड से वो गुजर रहा था। सेकेंड इज़ पार्शियली अवेकन्ड। पार्शियली अवेकन्ड वो टाइम है, जैसे अभी ये फेमाइन इन बंगाल है, वो टाइम जहाँ पर लोग अवेयर थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक्ट कर रहे थे, दैट इज़ इंडिया इन स्ट्रगल। ठीक है, एंड थर्ड इज़ ग्लोरियस एंड पावरफुल, यानी कि एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर फ्री इंडिया। ठीक है, जहाँ पर फ्री इंडिया होगा, किसी का भी कॉलोनियल रूल नहीं रहेगा। ठीक है, तो महेंद्र को जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इस जो है पूरी नॉवल के अंदर। वुमेन कैरेक्टर्स थे, जैसे शांति, जीवन की वाइफ। अब जो जीवानंद है उसकी एक बीवी थी शांति। ठीक है, शांति क्या कर रही थी, शांति जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। ठीक है, और जो शांति है वो अपने हस्बैंड जीवानंद से प्यार तो बहुत करती है, लेकिन क्योंकि सन्यासीज को जो है वर्ल्डली चीज़ों से दूर रहना होता है, तो जीवानंद भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे अपनी बीवी से दूर रहना होगा। ठीक है, तो शांति क्योंकि अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसके बिना रह नहीं सकती, शांति ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को एज अ मैन डिस्गाइज करेगी। अब क्योंकि शांति का बचपन आदमियों के बीच गुजरा है, तो शांति जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काफ़ी बड़ी वॉरियर भी है। ठीक है, तो शांति ने डिसाइड किया कि वो भी जो है इस रेबेलियन के अंदर हिस्सा लेगी और वो एज अ मेल मोंक बन के जो है वहाँ पर सन्यासीज के अंदर रहेगी। ठीक है, तो अब आनंद मठ की हम क्रिटिकल कमेंट्री पढ़ते हैं, जहाँ पर पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म को डिस्क्राइब किया गया है। जो नोवेल है वो स्ट्रॉन्गली प्रमोट करती है अपनी भारत माता के लिए प्यार। ठीक है, बंकिम जो है वो इंडिया को एक मदर गॉडेस यानी कि हमारी धरती माता बोलते हैं, जो चाहती है कि उनके बच्चे सेक्रीफाइस करें, चाहती है नहीं, जिसे ज़रूरत है, धरती माता को ज़रूरत थी ताकि लोगों से वो छूट सके। सन्यासीज ने अपनी पर्सनल लाइफ को पीछे छोड़ा ताकि वो दुनिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए फ़ाइट कर सके, और ये जो है इंडिया को अवेकन करने की, नेशनलिज्म की सबसे अर्लीस्ट पोएम है। ठीक है, सॉरी, सबसे अर्लीस्ट नोवेल है। वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो आनंद मठ के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जहाँ पर हमारी भारत माता को शक्ति बोला गया है, इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड लेटर अडोप्टेड एज इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग। अब इसके अंदर हिस्ट्री के एलिमेंट्स भी लगाए गए हैं, जैसे 1770s का बंगाल फेमाइन यहाँ पर किया गया है। बंकिम जो है वो हिस्टोरिकल नॉवल से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। Though not strictly accurate history, it blends real events with imagination and inspires patriotism. अब issues of gender,
वुमेन को नॉवल के अंदर विक्टिम भी दिखाया गया और एक्टिव पार्टिसिपेंट भी दिखाया गया है। विक्टिम क्यों दिखाया गया कि कल्याणी एक विक्टिम थी, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, और एक्टिव पार्टिसिपेंट जैसे शांति जिसने रिबेलियन को ज्वाइन किया। बंकिम जो है हाईलाइट्स करते हैं विमेन को भी, जिनका एक नेशन बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल है। विक्टिम है या तो उन्होंने अपनी देश के लिए अपनी जान को गंवाया है या फिर उन्होंने रिबेल किया है। ठीक है। नेचुरल कैलेमिटी, बंगाल फेमाइन जो है ये एक बैकग्राउंड स्टोरी है, जो लोग काफ़ी एक्सट्रीम स्टार्वेशन से सफ़र कर रहे थे कि उनको इनह्यूमन फूड भी मतलब वो खाना चाह रहे थे। अब इनह्यूमन फूड कौन सा है, यू कैन थिंक अबाउट दैट। This calamity pushes people like Mahindra to realize the need to fight the oppression and join the nationalist cause. The genre and the feature film. आनंद मठ जो है वो एक पॉलिटिकल हिस्टोरिकल नॉवल है जिसके अंदर हिस्ट्री, इमेजिनेशन और नेशनलिज्म को जो है मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स नॉवल बनाया गया है। ठीक है। इसको जो है काफ़ी ज़्यादा फिल्म भी इसके अंदर बनाई गई है। बंगाल वर्जन 1951 के अंदर बनाया गया, फिर हिंदी फिल्म आनंद मठ 1952 के अंदर बनाया गया जिसके अंदर फेमस सॉन्ग भी था वंदे मातरम। और फिर द नोवेल शेप्ड नेशनलिस्ट थिंकिंग एंड इंस्पायर्ड रिवोल्यूशनरीज। नोवेल की वजह से नेशनलिस्ट थिंकिंग आई लोगों के अंदर और रिवोल्यूशन को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। ठीक है। तो आनंद मठ जो है ये पेट्रियोटिज्म यानी कि हमारी धरती माता के लिए प्यार, सैक्रिफाइस एंड ड्यूटी, स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एंड होप फॉर अ फ्री इंडिया, ये 6 चीज़ों को जो है वो प्रमोट करते हैं। ठीक है। अब ये नॉवल इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, ये जो है इंडिया फ्रीडम मूवमेंट से इंस्पायर्ड एक नॉवल है जहाँ पर वंदे मातरम को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। तो ये नॉवल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आई होप आपको ये नॉवल समझ आई होगी, स्टोरी समझ आई होगी, मेन आइडिया समझ आया होगा। इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही एग्ज़ाम के अंदर आता है। ठीक है। तो आनंद मठ जो है वो एक स्टोरी ही नहीं है बल्कि एक रिबेलियन का पार्ट है, पॉलिटिकल अवेकनिंग है लोगों के लिए। ठीक है। यहाँ पर भारत को एक माँ की तरह डिस्क्राइब किया गया है जो कि सेक्रीफाइस डिमांड कर रही है अपने बच्चों से। ठीक है। ज़रूरत है उन्हें। ठीक है। एंड एम्फसाइजेस यूनिटी एंड करेज थ्रू हिस्ट्री, मिथ एंड इमेजिनेशन। Bankim created a text that played a key role in India's freedom struggle and continues to hold a symbolic importance. So that's it for today. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो सो दैट यू कैन मोटिवेट अस, एंड इफ़ यू लाइक दिस video you can subscribe to our channel for such more videos because many more lessons videos will be updated. बहुत सारे और भी सब्जेक्ट है जिनकी वीडियोस डाली जाएंगी, तो कहीं आप पीछे न रह जाएं। तो मेक श्योर ताकि आप जो है सभी वीडियोस को ध्यान से देखें और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड आपको DU सोल रेगुलर NCWEB से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर सारी अपडेट्स रेगुलरली दी जाती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।